हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर का, हिस्ट्री का, 7th क्लास का। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 7th क्लास का हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। तो सेकंड जो है फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड का सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो है हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं धन के लिए युद्ध। आपको याद होगा हमने यहीं तक पढ़ा था, तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं। धन के लिए युद्ध, इसमें क्या था? धन के लिए युद्ध में क्या था, चलो जान लेते हैं। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। यानी कि राजवंश का जो आधार था, कोई ऐसा क्षेत्र जो है विशेष था। ठीक है, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ये तो हम देख ही भी आ रहे हैं। तभी तो एक देश पे करते, फिर दूसरे देश पे करते। इसी तरह तो कई सारे देश पे शासन करने के बाद जो है अपना जो है स्वतंत्र देश कर लेता था। ऐसे ही होता था ना। चलिए, तो वही चीज़ है कि हम तो ये पढ़ते आ ही रहे हैं कि राजवंश जो है वो एक कोई ना कोई मतलब एक विशेष क्षेत्र था, और वो जो है दूसरे क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण करने का प्रयास जो हमेशा करते रहते थे। और एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था, यानी वांछनीय होता है चुना हुआ क्षेत्र। ठीक है, गंगा घाटी में कन्नौज नगर, ये जो था उनका एक चुना हुआ क्षेत्र था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार आपको मैंने दिखाया था, कहाँ पे था? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये जो तीन जो है ये जो है वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ठीक है, कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर जो है आपस में हमेशा ही लड़ते रहे। कौन कौन से देश? गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल। ठीक है, ये जो जितने इनके वंशों के जो शासक थे, ये जो सदियों तक जो है कन्नौज के ऊपर जो नियंत्रण करने, यानी कन्नौज जो था उसके ऊपर नियंत्रण करने का जो है हमेशा लेकर लड़ते रहे कि मैं नियंत्रण उस पर करूँगा। इस तरह से, क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। कितने थे? 3 पक्ष थे इस लंबी लड़ाई में। कौन कौन से? ये जो है 3, गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल। ठीक है, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायतः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। ठीक है, एक ये त्रिपक्षीय यानी कि 3 पक्षों के आधार पर जो है उसे संघर्ष का नाम दे दिया, संघर्ष के रूप में किया। ठीक है, तो शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन का प्रयास किया। कैसे किया? जो शासक थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया और कर भी अपनी जो है सत्ता जो है मतलब जो संसाधन थे, संसाधनों का प्रदर्शन करने का, संसाधन उसके पास बहुत सारा है, वो पर दिखाने के लिए जो है दिखाने का उसने प्रयास किया। इसलिए जब एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, यानी एक दूसरे के राज्य पर जब प्रहार करते थे, युद्ध के लिए आक्रमण करते थे, तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते थे? वो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक जो है संपन्न होते थे। कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एक युद्ध जो है वैसा बन जाता था, अधिक देखने लायक हो जाता था वो चीज़। इस तरह से मतलब मंदिरों के ऊपर भी प्रहार करना शुरू कर देते थे वो सब। तो अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। जो अफगानिस्तान का एक गजनी है वो महमूद है उसका नाम, तो जो है ऐसा ही एक शासक है। वो मंदिरों ऐसे अपने उस चीज़ का जो है प्रदर्शन करने के लिए ऐसा करता था वो। तो उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार, कब? 17 बार हमला किया था। ठीक है, जो भी धर्म से स्थित है, यानी कि मंदिर था या फिर मस्जिद था, मस्जिद का जिक्र नहीं किया, लेकिन धार्मिक बोल दिया है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी मंदिर जो होगा या फिर और भी कुछ होगा स्थल, तो उस पर जो है वो प्रहार करते थे 17 बार। कब? 1000 से 1025 ईस्वी तक। ठीक है, ईसा तक तो हमला करता रहा। उसका निशाना क्या था?
उस निशाना था संपन्न मंदिर, संपन्न मंदिर और मंदिर का निशाना था, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। क्या था? गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, महमूद जो था वो धन को उठा के लेके चला गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो जब वो उठा के ले ही गया था, धन वगैरह सब चुरा के भाग गया और लेके भाग गया उठा के, उसने फिर क्या किया, गजनी में एक जो है वैभवशाली जो है राजधानी के निर्माण में वो पैसा जो है उसने खर्च कर दिया। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें जो है यहाँ से याद रखना, जैसे कहाँ कहाँ पे हुआ, कब हुआ, कितनी बार हमला किया, किसने किया, है ना, किसने किया, महमूद ने किया था। तो ये चीज़ याद रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान बोले तो चौहानों सब, चौहान सब भी जो है इस युद्ध में शामिल था। ठीक है, दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। जो दूसरा राजा था वो इसमें चौहान भी आता था, जो बाद में चौहान के रूप में जानने लगा। चहमान उससे पहले बोलते थे, बाद में चौहान के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपको माइंड में रखना है, याद रखना है कि पहले जो है चहमान था, बाद में क्या हो गया, चौहान हो गया। ठीक है, चौहान के रूप में जानने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के क्या हुआ, वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। कहाँ पे करते थे? जो चौहान थे, ठीक है, चहमान जो बाद में चौहान हो गया, ये कहाँ पे, दिल्ली और अजमेर में जो है अपना शासक था। इनका ही रुतबा था, उनका ही शासक था। ठीक है, चौहान का। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उसने क्या किया, उन्हें पश्चिम और जो पूरब की ओर जो अपना नियंत्रण क्षेत्र जो है विस्तार फैलाना चाहा, पश्चिम की ओर और पूरब की ओर। ठीक है, जहां उन्हें जो है गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ठीक है, गुजरात में किससे लेनी पड़ी? गहड़ वालों से, चालुक्य और पश्चिम में लेना पड़ा, सॉरी, गुजरात में लेना, चालुक्यों से लेना पड़ा। जब गुजरात के साइड गया तो उसे जो है पूरब के साइड में, तो गुजरात के चालुक्य से सामना करना पड़ा, और पश्चिम के उत्तर प्रदेश में गया तो गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी उन्हें। ठीक है, चहमान जो है शासक पृथ्वीराज यानी तृतीय इसलिए बोलते हैं, तीसरा शासक आ गया ये। ठीक है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, 1191 में। ठीक है, हरा दिया था। चलो एक बार छोटा सा टॉपिक लेकर चलते हैं, कैसे था ये। जब दूसरा युद्ध हुआ, युद्ध करने वाला जो है दूसरा राजा कौन सा आया? चहमान आया, जिसे चौहान के नाम से जाना गया। तो वो जो है दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने जो है पश्चिम और पूरब की ओर अपने जो है नियंत्रण करना चाहा था। ठीक है, उधर फैलाना, अपना विस्तार में अपने आप को फैलाना चाहता था। और जब उन्होंने पश्चिमी और पूरब की ओर जो है अपने नियंत्रण क्षेत्र को विस्तार कर दिया, यानी करना चाहा था उन्होंने। तो जब उन्हें गुजरात के चालुक्य यानी गुजरात की ओर बढ़ा, पूरब की ओर विस्तार करने के लिए, तो वहाँ पे चालुक्यों से सामना करना पड़ा। और पश्चिम में गया तो उत्तर प्रदेश के जो है गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी उन्हें। ठीक है, तो चहमान जो है शासक पृथ्वीराज अब आ गया तृतीय, यानी 1168 से 1192 तक उन्होंने शासन किया। किसने? पृथ्वीराज ने, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक जो है अफगान शासक को 1191 में हरा दिया। ठीक है, मतलब चहमान के बाद तीसरा शासक कौन आया? पृथ्वीराज आया, जिसने ये तृतीय शासक बना। और 1168 से उन्होंने 1192 तक जो है सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक इसको जो है 1191 में ही हरा दिया था। मतलब इतने साल तक इसने शासन किया था और 1191 में ही हराया था। किसने? पृथ्वीराज ने। ठीक है, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। उसके ही हाथों, जिसको हराया उसके ही हाथों क्या हो गया? वो हार गया। अफगान से जो है, अफगान को जो क्या किया, हराया था, उसी ने दूसरे ही हाथ, उसके हाथों जो है दूसरी बार जब 1192 में हुआ युद्ध, तो उसे हरा दिया। ठीक है, पृथ्वीराज को। इतना समझ में आया। बाकी देख चोल राज्य।
चोल राज्य के बारे में पढ़ते हैं। नज़दीक से एक नज़र, नज़दीक से नहीं, थोड़ा सा जो है इसमें देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। साइड का आप जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ये जो आपको साइड में आता है इसमें कुछ खास दिया नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लेके जा रही हूँ। फिर भी एक बार देख लो, जैसे कि मानचित्र 1 को देखें और वह कारण जिसके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे। वह मैप में देखने के लिए बता रहा है आपको, मैप में मैंने सारा जो है डायग्राम दिखा दिया, कहाँ कहाँ पे किसका शासक था वो भी दिखा दिया था पहले ही, ठीक है। चलिए, उरैयूर किसे तंजावुर तक, ठीक है, इसके बारे में जो है आप 8th क्लास में भी पढ़ोगे और फाइंड करके 9th में भी 10th में भी इसे पढ़ना है। तो अभी से इसको थोड़ा थोड़ा अगर आप माइंड में रखोगे तो और भी आगे क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से समझें। उरैयूर से तंजावुर तक ये कैसे क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा इसके डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। चोल वंश सत्ता में कैसे आया, ठीक है, चोल वंश जो है वो सत्ता में कैसे आ गया। तो कावेरी डेल्टा में है, कावेरी जो नदी थी वो डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, ठीक है। कहाँ पे, कावेरी डेल्टा में। अब देखो चोल वंश सत्ता में कैसे आया ये हम जान रहे हैं कि देखो जो कावेरी डेल्टा थी मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध था, वो छोटे से एकदम मुखिया परिवार की सत्ता थी, मुखिया था, परिवार का सत्ता था, एक अच्छा सा था छोटा सा। वे जो है कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, ठीक है, वो जो है पल्लव राजाओं के मातहत थे। तो उरैयूर क्या है ये, उरैयूर, ये यहाँ पे उरैयार लिखा है, यहाँ पे यही है इसका मतलब भी, ठीक है। कंफ्यूज ना, दो नाम अलग अलग कैसे पढ़ा तो वो चीज ना। उरैयार यहाँ पे है, उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के नहीं, जब उस परिवार का मुखिया जो था वो जो विजय हुआ था तो उसने उसके बाद जो है 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर जो है इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया, ठीक है। कावेरी डेल्टा जो था मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध था, एक वहाँ पे छोटे से मुखिया था, परिवार की सत्ता थी वहाँ पे। तो वे जो है कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी उसका हर चीज़ को मानते थे और उसके अंदर में थे। तो जो है उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया जो था परिवार के, वहाँ पे उन विजय मतलब वो जीत गए, एक युद्ध हुआ तो उसमें जीत गए और 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियार को हरा करके इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इस तरह से कब्जा किया, कब्जा जमाया उसने। वहाँ जो है तंजावुर शहर और निशुम भसुदीनी देवी का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया, तंजावुर शहर में क्या किया, तंजावुर एक शहर का नाम है, तो तंजावुर शहर में जो है निशुम भसुदीनी देवी मंदिर बनवाया एक, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है चोल राज्य और उसके पड़ोसी देश है। चोल राज्य हमारा है, ठीक है, ये जो है ये रहा हमारा चोल और इसके सारे पड़ोसी देश है, इतने में इसने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब देखो कहाँ तक इसका कब्जा फैल गया। पहले चोल सिर्फ यहीं पे था, है ना, अब देखो इसने इतना में अपना कब्जा कर लिया है। तो इसी तरह से कब्जा करते गया, वो युद्ध करता गया, जीतता गया और कब्जा करता गया। तो इसी तरह से पहले होता था, ठीक है। तो विजयालय के उत्तराधिकारियों ने जब पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया, यानी कि क्षेत्रफल भी अच्छा बढ़ गया और शक्ति भी बढ़ गई। जब जीतते हैं तो हो जाता है कि जीत गया, अरे उसकी तो ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है। हमारे क्लास में देख लो, क्लास में बच्चे अगर कोई आगे होता है तेज पढ़ने में तो उससे ज़्यादा टक्कर नहीं कोई लेता है, अरे यार ये तो पढ़ने में बहुत तेज है, उस तरह से हो गया, उसका शक्ति भी दिख गया और क्षेत्रफल भी बढ़ गया, ठीक है, दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। किसका, पांड्यन और पल्लव के
इलाके जो थे तो इस राज्य को ही अपना हिस्सा बना लिया। ठीक है। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। क्या माना जाता था? सबसे जो है शक्तिशाली चोल शासक को माना जाता था सबसे। अब क्योंकि उसने इतने जो है नीचे के पठार का जो इलाका है, पठारी जो है हमारा भारत का अभी के टाइम पे, तो उसमें पूरे पे ही उसने कब्जा कर लिया। ठीक है। तो 985 में राजा बना और एक मिनट 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। ठीक है। अपने नियंत्रण का विस्तार यानी कि अपना नियंत्रण का जो है और फैला दिया उसने। ठीक है। और जहां तक था उसने और फैला दिया। और कब? 985 में राजा बन गया और उसने जो है ज्यादातर क्षेत्रों पे क्या किया? अपने नियंत्रण का विस्तार यानी अपना नियंत्रण ही फैलाता चला गया, बहुत दूर तक फैला दिया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया यानी कि फिर से बनाया। पुनर्गठन का मतलब होता है कोई चीज को फिर से पुनर्गठन करना, पूरा करके उसको फिर से उसको अकॉर्डिंग चलना। ठीक है। तो साम्राज्य के प्रशासन का भी जो है पुनर्गठन कर दिया। राजराज के पुत्र, राजराज जो है उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम बोला गया है। राजेंद्र की जगह पे जो सबसे पहला आया उसे ही बोला गया प्रथम। ठीक है। इसलिए प्रथम लगाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, द्वितीय लगाते हैं जब दूसरा आता है, तृतीय लगाते हैं जब तीसरा राजा उसी पे आ जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, वंशज चलता था, एक के बाद एक उसी राजगद्दी पे ही बैठेगा, तो ऐसा होता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजराज के जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने उसकी जो है नीतियों को जारी रखा। जो भी नीति बनाई थी उसने जारी रखा, चलाता रहा वो आगे तक भी। और उसने जो है गंगा घाटी जो है नीचे का श्रीलंका को और तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर जो है हमला कर दिया। ठीक है। नीचे के जितने भी थे, श्रीलंका थे, गंगा घाटी था और दक्षिणी पूर्वी एशिया के दोनों देशों पर जो है हमला कर दिया। और इन अभियानों के लिए जो है उसने एक जल सेना भी बनाई थी। यानी कि पहले क्योंकि ज़्यादातर तो नदियों से ही जाना होता था इधर उधर, है ना, किसी भी देश में हमला करने के लिए नदी, क्योंकि सब चारों तरफ नीचे के इलाके में देखो तो ज़्यादा पानी है। भारत के नीचे देखोगे श्रीलंका जहाँ पे है, श्रीलंका देखो ना पूरा जो है पानी से घिरा हुआ, पानी से भरा हुआ है ना। तो कहीं भी जाने के लिए क्या करते हैं? जल सेना चाहिए था, यानी जल सैनिक चाहिए जो जल से ही युद्ध करते थे। ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। इस तरह से हुआ, देखो हमला करते गए और जीतता गया और जो है अपना नियंत्रण करता गया, विस्तार करता रहा। इसी तरह से पहले ज़्यादा ऐसे ही होता था। ठीक है। अब भव्य मंदिर और काश्य मूर्ति कला, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भव्य मंदिर और इसके काश्य मूर्ति कला, इन दोनों के बारे में, ये कैसे आ गया और किस तरह से हर चीज हुआ। राजराज जो है ना, उसका पुत्र युद्ध किया था। अब याद रखना, राजराज और राजेंद्र जो प्रथम थे, तो उसके द्वारा जो बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने ऐसा किया तो ये जो है एक चमत्कार बन गया। बहुत ही अच्छे तरह से वहाँ पे मूर्ति कलाएं भी होती थी, इसलिए जो है क्या हुआ, एक चमत्कार ही इसे बोल दिया। ठीक है। चमत्कार बोल दिया, चमत्कार है। मूर्ति कला करने की कलाएं थी और जो है मंदिर भी इतना अच्छा बनाया था, तो जो है चमत्कार के नाम से उसे नाम दे दिया। देखिए इस तरह से मंदिर बनाई थी। ये देखो यहाँ पे लिखा है गंगईकोंडचोलपुरम का एक मंदिर है ये। ठीक है। छत जो है जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उन्हें भी देखिए। मतलब किस तरह से जब पतला करता गया तो उसमें भी जो है डिज़ाइन करते गए, डिज़ाइन छोड़ा नहीं है, जो है कलाएं अपनी दिखाती गई है ना। मंदिर को देखा किस तरह से आपको दिख रहा है ना। मंदिर को देखो, इस तरह से मंदिर बनवाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल मंदिर अक्सर
अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ठीक है, आसपास जो भी बस्तियां बसती गई तो उसका क्या हो गया, वो एक केंद्र बन गया। जो मंदिर था एक मतलब नाम उसका अच्छा फेम में आ गया, नाम अच्छा हो गया कि एक जाना माना हो गया, फेम में आ गया। ठीक है, तो यह केंद्र बन गया वो कि अरे ये तो है, ये मंदिर है, इस तरह से हो गया। उसके बाद ये शिल्प उत्पादक के केंद्र थे। किसके थे? शिल्प उत्पादक के केंद्र था ये। यहाँ पे मंदिर का जो था एक केंद्र बन गया। तो किसका? शिल्प उत्पादक का। शिल्प जैसे कि पत्थरों से काट के जो भी चीज़ें बनाते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे तो इसी तरह से होता था, पत्थरों के काट के तो आकृतियाँ बनाई जा रही थी, सजाया जा रहा था हर चीज़। तो उस तरह से इसको जो है एक केंद्र बन गया शिल्प उत्पादन के। ठीक है, ये मंदिर जो है शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। यानी कि लोगों के द्वारा भी जो है यहाँ पे भूमि दिया गया था, भूमि दिया तो इस मंदिर को और बढ़ाया, अच्छे से बनाया और जो है पूरे जो है मंदिर को भूमि से भी संपन्न हो गया। यानी कि हर चीज़ से जो है वहाँ के लोगों ने भी वो किया था, जमीन दिया था। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी। ये जो है इस भूमि की जो उपज है उन सारे विशेषज्ञ जो होते थे उनका निर्वाह करने में खर्च होती थी। जो भी विशेषज्ञ यानी कि जो भी वहाँ पे जो जैसे कि पंडित रखा होगा या फिर कोई बाहर से कोई गेस्ट आता होगा, उन्हीं सब के करने में जो है वहाँ पे जो है निर्वाह करने में ही उनकी जो है खर्च होती रहती थी। जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। ठीक है, जो आसपास रहते थे और जो उसके लिए काम करते थे मंदिर के लिए, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृतक इत्यादि, यही सब पे खर्च हो जाता था। सोचो, जो पैसा आते थे है ना, जो वहाँ के लोग जो है उपज करके जो मतलब जो वहाँ पे मतलब भूमि पे जो भी फसल उगाते थे तो उनका जो है उन सब का जो उससे जो पैसा मिलता था उसका खर्चा जो है इन्हीं सब पे हो जाता था। जैसे पुजारी, मालाकार जो माला वो बनाते हैं, वो बावर्ची जो खाना बनाते हैं, मेहतर जो होते हैं वहाँ पे सहायता वगैरह और भी जो पूजा पाठ वगैरह जिन सब में जो होता है, संगीत का, डांस का, जो भी डांस वांस करते सब में उन्हीं सब में खर्चा हो जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोले तो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। ठीक है, मंदिर जो था सिर्फ पूजा आराधना का ही स्थान नहीं था, वे जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए थे। वो कैसे? देखो, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक बोले तो पैसों से जुड़े हुए, जैसे कि जब वहाँ पे फसल वहाँ पे करते थे तो उससे पैसा मिलता था उन्हें। ठीक है, तो वो जो है जो माला वाले होते थे, माला बेचते थे, उन्हें पैसा मिलता। जो नौकर चाकर होते थे उन्हें पैसा मिल जाता था, काम करते थे तो मंदिर था तभी तो काम भी था, तभी उन्हें पैसा भी मिल रहा था। तो आर्थिक की स्थिति अच्छी हो गई। फिर सामाजिक, समाज बोले तो वहाँ पे क्या हो गया, ब्राह्मण पूजा पाठ होने लगा, हर चीज़ की ग्रंथों का पढ़ किताबों के पढ़ के वो लोगों को बताते थे हर अच्छी बुरी चीज़। तो असामाजिक जो है अच्छी हो गई, वहाँ पे सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई। सांस्कृतिक बोले तो वही पढ़ना लिखना, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण सब बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो गुरुकुल जो बोलते हैं है ना, इस तरह से जो करते गए तो हर चीज़ जो है बहुत अच्छी हो गई, इस तरह से बोला गया। मंदिर के जो साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था काश्य प्रतिमाएं बनाने का काम। जो प्रतिमाएं जो करती थी ना, जो मूर्ति कला, जो मूर्ति बनाते थे, डिज़ाइन करते थे पत्थरों पे, वो जो है वहाँ की फेमस बन गई थी, क्योंकि उधर कोई भी नहीं ऐसा करता था और वो जो है ऐसा करे तो बहुत ज़्यादा फेम में आ गए। तो चोल काश्य प्रतिमाएं, जो चोल में जो काश्य मतलब मंदिर पे जो प्रतिमाएं की गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई है और जो और भी चीज़ें कलाकारें जो दिखाई गई हैं, कलाकारें, तो संसार की सबसे उत्कृष्ट काश्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। सोचो, बहुत ही अच्छी थी वो जो है सबसे जो है उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा जो है काश्य प्रतिमाएं में उन्हें गिना गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये मूर्ति देखो किस तरह से बनाया है। तो मतलब इस तरह से बनाते थे, बिल्कुल एक पता नहीं चलता कि मूर्ति है ये, इस तरह से उनकी कलाएं थी हाथ में। ठीक है,
चलें, ज़्यादातर प्रतिमाएँ जो थी वो देवी देवताओं की ही होती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएँ किसकी होती थी? देवी देवता की। ज़्यादा मतलब देवी देवता को मानते थे और उन्हीं की जो है प्रतिमाएँ बनाते थे। लेकिन कुछ प्रतिमाएँ जो है भक्तों की भी बनाई गई थी। जैसे कि जैसे कि जो भी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, उसकी भक्ति में लीन रहते थे, वो भक्ति करते रहते थे, तो उनकी भी, भक्तों की भी जो है प्रतिमाएँ ने उसकी जो है एक जो तस्वीर है वो भी बनाई। ठीक है?